बहुओं ने खोला सास ससुर के बिगड़ते रिश्तों का राज। एक बार फिर सोच लीजिए, आप तलाक लेना चाहते हैं ना? और एक आखिरी बार इस बिगड़ते रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो सुधार लीजिए, बचा लीजिए। अरे जज साहब, अब और नहीं सह सकता जबरदस्ती के रिश्ते में। हाँ, तो मेरा कौन सा दिल कर रहा है तुम्हारे साथ इश्क लड़ाने का? वकील साहब, जज साहब, मैं जल्दी से जल्दी घुटन भरे रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। उन दोनों पेपर्स पर साइन कर देना आप। ये आप क्या बोल रही हैं? बड़े होने के नाते आपको रोकना चाहिए या ये सब करना चाहिए? आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि बूढ़े दंपत्ति को इस उम्र में आकर अपने बिगड़े हुए रिश्तों से आजाद होना पड़ रहा है? और ये कौन है जो साइन करने पर जोर दे रही है? पूरी बात क्या है, आइए जानने के लिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये शर्मा परिवार का आलीशान घर, जहां राम प्रसाद और शारदा देवी के तीनों बेटों की एक साथ शादी हुई है और तीनों बहू एक साथ गृह प्रवेश कर रही हैं। देखो तो मेरे घर की तीनों लक्ष्मी आ गए। आ जाओ बहू, तुम तीनों ही मेरा सहारा हो। जैसे ही तीनों बहू कलश गिराती हैं, कुसुम बुआ हल्की मुस्कान के साथ राम प्रसाद के पास आकर धीरे से बोलती है, भैया देख रहे हो, भाभी ने अपनी बहुओं का बेटियों की तरह स्वागत तो किया, लेकिन ये बोलने की क्या जरूरत थी कि वो तीनों ही उनका सहारा? बताओ बहुएं क्या सोचेंगी कि आप तो जैसे हो ही नहीं। राम प्रसाद हल्का सा सोच में पड़ जाता है। वहीं शारदा बहू बेटों को कमरे में भेजने के बाद रसोई में जाकर पानी पीती हैं, तब कुसुम कान भरते हुए, भाभी भैया को अच्छा नहीं लगा कि आपने बहुओं को आते ही सिर पर चढ़ा लिया। लक्ष्मी बोलकर कह रहे थे, अब घर पर उनका कंट्रोल कैसे रहेगा? अच्छा, अब उन्हें इस बात से भी ऐतराज है कि मैं अपनी बहू को लक्ष्मी भी नहीं बोल सकती? क्या चाहते हैं, हमेशा उनकी उंगलियों पर ही नाचती रहूं क्या? उसी टाइम राम प्रसाद ये सब सुनकर, बहुत जल्दी जल्दी फैसले नहीं लेने लगी हो तुम? तो अब बहुओं का स्वागत भी आपसे पूछ कर करूं कि कैसे करना है? हाँ, तो ये सहारे वाली बात बोलने की क्या जरूरत थी? मैं क्या तुमको मारता हूँ, काटता हूँ या किसी चीज के लिए रोक टोक लगाई है? बस रहने दीजिए, बहू के आते ही तमाशा मत कीजिए। हाँ, ये तो सबको पता है कौन तमाशा कर रहा है कौन नहीं। पहली ही रात हल्की तकरार शुरू हो जाती है और ये बात बहू के कानों में आ जाती है, तब अपने पति से, अरे माँ जी पापा जी की लड़ाई हो रही है, हमारा जाना ठीक नहीं होगा, आप ही जाकर शांत कर दीजिए ना। अरे मैं क्या जाऊं, इन लोगों का हमेशा का है, उनकी छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, अपने आप चुप हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। तीनों बहू लाचार होती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो दोनों भी शांत हो जाते हैं, जिसके बाद सब लोग चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन तीनों बहू सुंदर सी शादी में तैयार होकर रसोई में जाती हैं, जहां उन लोगों को हलवे में मीठा डालना बताती हैं। बेटा तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन गड़बड़ ना कर दो, इसीलिए बता रही हूँ। तुम्हारे ससुर जी मीठा कम खाते हैं। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, कम ही डाला है। वहीं फिर से मौके का फायदा उठाते हुए कुसुम भाई को भड़काती है, देखो भैया, भाभी रसोई में भी अपनी तीनों बहू के साथ हैं, खाना बना रही हैं, और मैंने देखा उन्होंने चीनी बिल्कुल भी कम नहीं करवाई, जबकि वो जानती हैं आपको मीठा कम पसंद है। अरे लगता है अब शारदा जानबूझकर ये सब कर रही है। भैया मैं आपके भले के लिए आपको बताती हूँ, लेकिन आप मेरी बताई हुई बात कभी भाभी से जिक्र मत करना, वरना मैं फिर उनकी कोई भी बातें आगे नहीं बता पाऊंगी। तो चिंता मत कर। कुछ देर बाद तीनों बहुएं खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। राम प्रसाद जैसे ही हलवा चखता है तो, अरे हद हो गई शारदा, क्या सिखा रही हो तुम बहुओं को रसोई में, जब तुम ठीक से कुछ कर नहीं पा रही? अच्छे से पता है तुम्हें कि मुझे कम मीठा पसंद है, फिर भी तुमने जानबूझकर हलवे को मीठा करवा दिया। आखिर क्यों? आराम से खाता पीता मैं अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? माँ जी ने तो हलवे में हमसे बहुत कम शक्कर डलवाई थी, ये हलवा मीठा कैसे हो गया? बुआ घर में आग नहीं लगाएगी तो फिर क्या मंजरी पड़ जाएगी? मैंने ही थोड़ी देर पहले हलवे में एक्स्ट्रा चीनी डाल दी और किसी को पता भी नहीं चला। देखो जी, जब आपको कुछ पता नहीं है ना तो मत बोला करो, मैंने हलवे में कम मीठा डलवाया है। माँ जी पापा जी प्लीज आप हमारी वजह से लड़िए मत। माँ जी ने तो हमसे हलवे में कम ही शक्कर डलवाई थी, लेकिन मेरे से ही ज्यादा डल गया होगा। अरे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, रसोई में तो तुम्हारे साथ यही थी। अब इसकी गलती भी तुम अपने कर लोगे तो क्या ये तुमको सिखाएगी? मम्मी पापा बस कीजिए, अब तो घर में बहू आ गई है, अब तो मत लड़िएगा। देख ले, तेरे पापा ही रहते हैं हर वक्त चालू, और अगर थोड़ा सा गलती से हलवा मीठा हो भी गया तो बहू की पहली रसोई के लिए खा नहीं सकते। लेकिन नहीं, बिना तमाशा किए तो इनसे रहा ही नहीं जाता। रात को भी यही चालू हुए थे रसोई में आकर। अरे ज्यादा सती सावित्री मत बनो और शांत हो जाओ। माँ जी पापा जी शांत हो जाइए हमारे लिए। अरे नास पीटी क्यों शांत करवा रही है, और लड़ने दे और मजा आएगा। फिर सब खाना खाकर अपना काम करने लगते हैं। बेटे और पिता ऑफिस चले जाते हैं। तीनों बहुएं रसोई साफ करती हैं और कुसुम अपनी भाभी को भड़काने चली जाती है। भाभी आप ठीक तो हो ना?
भैया की बात से ज्यादा परेशान मत हो। भले ही भैया मेरे भाई हो, लेकिन आप भी मेरी भाभी लगती हो। मैंने तो उनको ये कहते हुए सुन लिया कि आपकी तीनों बहू को पहले ही दिन से रसोई की बागडोर देने की क्या जरूरत थी, खुद से नहीं संभाला जा रहा, इसीलिए ये सब कलेश हुआ। कहना क्या चाहते हैं कि मुझे रसोई संभालने नहीं आती और मुझे अपनी बहू को ये सब भी नहीं देना चाहिए कि कंट्रोल खो रहा है? कौन सा कंट्रोल खो रहा है? 3-4 दिन गुजरते हैं। एक शाम फिर रामप्रसाद नौकर से ना कहकर अपने लिए वेजिटेबल सूप बना रहा था और उसी टाइम शारदा को भी वेजिटेबल सूप पीने का मन होता है। पति बनाकर फ्रेश होने जाता है कि शारदा वेजिटेबल सूप लेकर पीने लगती है। तब पीते ही नौकर को, ए हरिदास, इस सूप के अंदर इतना नमक क्यों है? मैंने तुझे कहा था ना, बराबर मात्रा में नमक होना चाहिए। काली मिर्च से भी स्वाद भड़क जाता है। तो मैं कुछ आता है कि नहीं आता? अरे वो मालकिन की सूप मैं नहीं बनाया, बड़े साहब ने बनाया है। अच्छा, तो इन्होंने जानबूझकर मेरे से पहली रसोई का बदला लेने के लिए सूप बनाया है ना, नमक तेज करके। अब बताती हूँ। शारदा रामप्रसाद के पास जाने ही वाली होती है कि रामप्रसाद रसोई में आकर कटोरी में सूप लेता है। इतने में, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए सब करोगे, कि खुद ही वेजिटेबल सूप बनवाओगे। हाँ, तो बना नहीं सकता? तुम्हारी रसोई है क्या? मेरा भी घर है ये। और अब फिर से लड़ क्यों रही हो? क्योंकि तुमने जानबूझकर मेरे सूप में नमक डाल दिया। पहली बात तो ये तुम्हारा नहीं, मेरा सूप है। अच्छा, तो अब तुमने सूप पर भी कब्जा कर लिया। बात आगे बढ़ने से मेरा राज खुल जाएगा, मुझे बीच में कूदना ही होगा। अरे अरे भैया भाभी, घर में 3-3 बहुएं आ गई हैं, क्या सोचेंगी आपके बारे में? प्लीज लड़ना बंद कीजिए। कोई बात नहीं भैया, आप अपने कमरे में जाओ और सूप पी लो, और हरिदास तुम भाभी के लिए अलग से सूप बना दो। जी मालकिन। कुसुम शारदा भी अपने कमरे में चली जाती हैं और बहुएं, दीदी अब तो माँ जी पापा जी बहुत ज्यादा लड़ने लग गए। उनके बीच लड़ाई को हमें प्यार में बदलना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो दोनों टाइम बिताएं, क्योंकि हम जब से आए हैं देख रहे हैं वो लड़ते ही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें ही माँ जी पापा जी के लिए कुछ करना होगा। ये भी बता रहे थे कि वो हमारी शादी से पहले भी लड़ते थे। हम ऐसा करते हैं, कल सुबह सबको मॉर्निंग वॉक पर ले चलते हैं। इसी बहाने मम्मी जी और पापा जी साथ भी रह लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वहीं कुसुम अकेले कमरे में हंस रही थी। मेरा दिमाग भी कमाल का है। अच्छा हुआ जो मैंने पहले ही भैया की बात सुन ली थी। मूड बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा करता हूँ, अपने लिए वेजिटेबल सूप बना लेता हूँ, यही सही रहेगा। ओहो भैया वेजिटेबल सूप बना रहे हैं, चलो एक बार और उनके रिश्ते में लड़ाई की चिंगारी लगा देती हूँ। शारदा का मूड खराब था कुछ उसके पास आकर। क्या हुआ भाभी, परेशान हो? हाँ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। अरे तो आप वेजिटेबल सूप पी लो, आपका मूड अच्छा हो जाएगा और हेल्दी भी होता है। ठीक है, मैं नौकर से बोल देती हूँ। शारदा हरिदास नौकर को बोलकर वेजिटेबल सूप बनाने को कह देती है, लेकिन कुसुम अलग से नौकर को बोल देती है, देखो भैया वेजिटेबल सूप ही बना रहे हैं तो तुम रहने दो। जी ठीक है मालकिन। और फिर मैंने बाजी पलट दी। तीनों बहू बुआ के कमरे से गुजरती हैं तो उसे हंसता हुआ पाती हैं। यार ये बुआ इतनी खुश क्यों है? माँ जी पापा जी लड़ रहे हैं और इनको देखकर कैसे अकेली बैठकर मुस्कुरा रही हैं। अरे अपना किसी बात पर हंस रही होंगी या किसी से बात कर रही होंगी कॉल पर। हमें क्या, चल हम चलते हैं। तीनों बहुएं खाना बनाकर हटाती हैं और फिर डस्टिंग वगैरह करती हैं। इतने में शाम की चाय का टाइम हो जाता है तो वो सास ससुर सबको चाय भी परोसती है। वाह बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। ऐसी अदरक इलायची की चाय मुझे बहुत पसंद है। वैसे पहली रसोई पर मैं तुम तीनों को कुछ दे नहीं पाया था। लो ये लो, आज मेरी तरफ से शगुन। तीनों बहू की ससुर की तरफ से चांदी की पायल मिलती है जिसे देखकर, शुक्रिया पापा जी, ये तो बहुत अच्छी पायल है। थैंक यू पापा जी। वो कल सुबह ना हम सब नाश्ता करने के बाद मॉर्निंग वॉक पर जाए, खिली खिली धूप में कुछ देर रह लेंगे और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। चलोगे ना आप सब? माँ जी बुआ जी प्लीज। ठीक है, मेरी बहू कुछ कह रही है तो मैं इनकार कर दूं, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, हम सब चलेंगे। हाँ बेटा, मैं भी चलूंगा। और मैं भी चलूंगी। अगले दिन घर के सभी लोग चाय नाश्ता करके पास के पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं। सबने ट्रैक सूट पहना होता है। पहले तो सब धीरे धीरे दौड़ रहे होते हैं, फिर एक जगह बैठकर पानी पीते हैं, फिर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। एक्सरसाइज के चलते नेहा सास को धक्का दे देती है और पैर फिसलने पर ससुर पकड़ लेता है। मेरा पैर। अरे तुम ठीक तो हो? अगर नहीं हो तो बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो शुक्र है आज भी इन्हें मेरी थोड़ी बहुत चिंता है। वाह दीदी, आपका प्लान तो काम कर गया। ये लोग बुढ़ापे के दौर में जवानी के पलों में चले गए तो मेरा तो बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। अरे भाभी आप ठीक हो ना? चलो एक्सरसाइज कर लो, ये सेहत के लिए अच्छा रहता है। हाँ हाँ कर रही हूँ। 1 2 3 4
1 2 3 4। 1 2 3 4 1 2 3 4। अरे वैसे यहाँ आकर एक्सरसाइज करने में मजा आ रहा है। सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुना और ये सब करना बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है। 1 2 3 4 1 2 3 4। जतिन जी, हम यहाँ पर सबको ले आए ताकि पूरा परिवार एक साथ थोड़ा टाइम बिताए। 1 2 3 4 1 2 3 4। उसी वक्त सास का हाथ ससुर को लग जाता है जिससे वो लड़ने लगता है। अरे इतनी सारी जगह है, यहीं कहीं होकर करना है, हैं? ये मेरे ऊपर लग गई, थोड़ा उधर नहीं हो सकती हो तुम? मैं क्यों हो जाऊं? तुम्हारे पास भी तो जगह है, तुम भी तो उधर जा सकते थे, पर क्यों नहीं गए? मेरे इधर तो बहुएं भी हैं। ये बोलो ना, लड़ाई करने का बहाना तुम्हें चाहिए, तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए। हाँ तो मेरा कौन सा दिल तरस रहा है तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करने का? सुबह सुबह दिमाग खराब करती हो, बस लड़ना ही आता है। मुझे नहीं, तुम्हें लड़ना आता है। अरे मम्मी पापा शांत हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं। हाँ माँ जी पापा जी, कम से कम यहाँ तो मत लड़िए। दीदी, हमारा प्लान तो उल्टा हो गया, कुछ और तरकीब निकालनी होगी। अरे कविता बहू, तुम किस चीज की तरकीब निकालने की बात कर रही हो? अब वो हम ये बोल रहे थे कि माँ जी पापा जी हमेशा हर जगह लड़ते हैं, तो अब से हम अकेले ही मॉर्निंग वॉक कर लेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, तुम बड़े लोगों के बीच में मत आओ, वरना इनका रिश्ता और उलझ सकता है। जी बुआ जी, लेकिन आप तो बड़े हैं, आप तो माँ जी पापा जी को समझा सकती हैं। वो क्या है ना बेटा, मैं भी समझा कर थक गई हूँ, इसीलिए बोलना छोड़ दिया है। फिर बहू के पग फेरे की रस्म आती है। अगले दिन सास, जाओ बेटी, 2 दिन मायके हो आओ। उसी वक्त कुसुम तुरंत रामप्रसाद के पास जाकर, भैया देखा, अभी बहुओं को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और भाभी बहुओं को मायके भेज रही हैं, वो भी बिना आपसे पूछे। आपका बहू पर तो कोई कंट्रोल नहीं है, कल को आपका बेटों पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तब गुस्से में रामप्रसाद शारदा के पास जाकर, मुझसे पूछा भी नहीं और बहुएं जा रही हैं। शारदा, शादी खेल नहीं है। अरे लास्ट वाली लाइन तो तुम बिल्कुल मत बोलो। और बहुओं को मायके भेजकर मैं क्या गलत कह रही हूँ? बेटियां मायके नहीं जाएंगी, और इसमें तुमसे क्या पूछूं? रस्म है तो रस्म तो निभानी पड़ेगी। तुम्हें अब मेरी राय की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं है। छोटी सी बात इस बार भी बड़ी बहस में बदल जाती है। दोनों काफी ज्यादा लड़ने लगते हैं। तीनों बहुएं डर जाती हैं। मम्मी पापा, हमारी वजह से मत लड़िए, कोई बात नहीं, हम अपने घर नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। अरे मेरे बच्चों, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम मायके मत जाओ। मैं तो तुम्हारी सास से बात कर रहा था, आजकल अपने मन की करती है। हाँ तो ऐसा करो, अब से सारे रीति रिवाज रस्म खुद निभा लो, मेरे से मत पूछना। कोई बात नहीं पापा जी, थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, फिलहाल आप दोनों शांत हो जाइए, ऐसे लड़ा मत कीजिए। आपको देखकर ही तो अपना रिश्ता संवारेंगे ना हम आखिर। बच्चों, मैंने तुमको समझाया है ना, पति पत्नी के मामूली झगड़े में बच्चे टांग नहीं अड़ाते। तीनों बहुएं बुआ की आंखों की अजीब कश्मकश को साफ समझ जाती हैं, क्योंकि उसकी आंखों में संतोष साफ झलक रहा था। बहुएं गाड़ी में बैठकर अपने पग फेरे की रस्म के लिए चली जाती हैं। दीदी, तुमने कुछ नोटिस किया? हम जब मम्मी पापा जी की लड़ाई को शांत करवाते, उसी टाइम बुआ जी हमें चुप करवा देती हैं। हाँ, जबकि ये बात उनको समझानी चाहिए, हमें नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, हमें नजर रखनी होगी। हाँ बिल्कुल, अपने मायके से वापस ससुराल जाकर हमें यही करना होगा। तीनों बहू अपने अपने मायके पहुंच जाती हैं। अपने मायके में माँ के हाथ का खाना खाती हैं, खुश रहती हैं और 2 दिन बाद फिर वापस ससुराल आ जाती हैं। एक दिन ससुर गार्डन में बैठा हुआ था और सास छत पर बैठी थी। कुसुम बुआ सास के फोन से ससुर को मैसेज भेज देती हैं। अब तुमसे बात करने का मन नहीं करता। तभी ससुर मैसेज देखकर, पहले तो शारदा ऐसी बिल्कुल नहीं थी, अब घर में बैठकर मैसेज पर भी लड़ाई करना चाहती है। जो भेज रही है, अगर मेरे से बात करने का मन नहीं है तो मैसेज भी नहीं करे। क्या हुआ पापा जी, आप चाय छोड़कर फोन में क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बहू, फोन पर कुछ आया था, इग्नोर कर दिया। भाभी, बहुत धूप लग रही है छत पर, मैं अपने लिए नीचे से ठंडी लस्सी लेकर आती हूँ, आपको चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और तुम भी एकदम से मत पीना वरना सर्द गर्म हो जाएगा। ठीक है भाभी। बहाना मारकर कुसुम भाई के बगल में आकर बैठ जाती है, जहाँ पहले से ही कविता भी थी। उसी वक्त कविता जानबूझकर पूजा को सास के पास भेज देती है। सुनो भाई, जरा अपना फोन दिखाना, घर का वाईफाई काम नहीं कर रहा, तुम्हारे फोन से नेट चाहिए। हाँ ठीक है, ले ले। सब कुसुम होशियारी के साथ अपने भाई के फोन से भाभी को मैसेज करती है। तुम हमेशा झगड़ा करती हो। जब ये मैसेज शारदा पढ़ती है, क्या हुआ माँ जी, किसके मैसेज के झगड़े वाली बात कर रही हैं आप? कुछ नहीं बहू, तुम्हारे पापा जी को बस लड़ने का बहाना चाहिए तो वही मैसेज कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैं भी जवाब नहीं दूंगी। तब रसोई में रोटी बनाते हुए पूजा, कविता दीदी, तुम तो पापा जी के पास ही बैठी थी, क्या पापा जी मम्मी जी को मैसेज कर रहे थे? नहीं तो, बल्कि उनके फोन पर एक मैसेज आया था जिन्हें देखकर उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने इग्नोर कर दिया।
मेरे सामने तो उन्होंने कोई फोन चलाया ही नहीं। अच्छा, तो फिर माँ जी को मैसेज किसने किया? माँ जी बोल रही थी कि पापा जी लड़ रहे हैं मैसेज करके, लेकिन जब उन्होंने फोन छुआ ही नहीं तो ये सब कौन कर रहा है? अब समझी, मैं उस टाइम बुआ जी ने ही किसी बहाने से पापा जी का फोन लिया और लगता है माँ जी को मैसेज कर दिया। कहीं वही तो उनके रिश्ते को बिगाड़ नहीं रही है? कविता, पूजा इस बात के नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगर ये बात सच नहीं हुई तो खामखा तनाव और बढ़ जाएगा। लेकिन दीदी, अगर सचमुच में बुआ जी ही ये सब कर रही हैं तो हमें फिर तहकीकात करनी पड़ेगी। हाँ, और इस बात का हम किसी से जिक्र भी नहीं करेंगे, अपने पति से भी नहीं। कुसुम की इस चाल से सास ससुर दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ जाती। वो आपस में बहुत लड़ते हैं। इतने पर फिर कुसुम कान भरती है। भाभी, भैया आजकल आपसे इस तरीके से बात करते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो पहले ही कहा था, भैया अब आपको समझते ही नहीं। नहीं समझते तो कोई बात नहीं, मुझे भी उनसे अब कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने तो बहू के सामने भी नहीं छोड़ा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी के बहाने कुसुम भाभी के पास से जाकर पानी का गिलास अपने भाई रामप्रसाद को देती है। हेलो भैया, पानी पी लो। किसी को आपकी चिंता हो या ना हो, लेकिन मुझे आपकी चिंता है। मैंने कहा था अभी भाभी से कि भैया को पानी देने चले जाओ और अकेले में बात कर लो, तो पता क्या बोली? क्या बोली अब वो? बोली कि जहाँ मेरा आत्मसम्मान नहीं है उस इंसान से अब मुझे कोई बात नहीं करनी। भाभी तो सच में अब आपको इज्जत भी नहीं देती। कल को बहू के सामने आपको कुछ सुना दिया तो कितनी शर्मिंदा वाली बात होगी। ऐसा कुछ होगा तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा कुसुम, मुझे भी जवाब देना आता है। तीनों बहुएं बुआ को ससुर के कान भरता हुआ देख लेती हैं। फिर तीनों बहू कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बात करती हैं। कुछ तो गड़बड़ है। हर झगड़े से पहले बुआ ही क्यों दिखती हैं? और हर बार दोनों को अलग अलग बातें कौन बता रहा है, जैसे मैसेज वाली। मेरा तो बुआ पर ही शक जा रहा है। हमें सच्चाई पता करनी होगी, वरना ये घर कभी खुश नहीं रहेगा। सच्चाई पता लगाने से पहले हमें माँ जी और पापा जी के बीच सुलह करवाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों ना मैं पापा जी को बोलूं कि वो उन्हें साड़ी गिफ्ट कर दें, और मैं माँ जी से कहती हूँ कि वो पापा जी के लिए गुलाब खरीद कर उन्हें दे दे। जब दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो उन्हें ये एफर्ट्स अच्छे लगेंगे। एकदम बढ़िया आइडिया है। दोनों बहू सास ससुर के पास जाती हैं और तोहफा खरीदने के लिए बहुत बोलती हैं। तब ससुर, अरे ठीक है नेहा बहू, अगर तुम कहती हो और इससे वो मान जाएगी तो मैं जरूर उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। हाँ पापा जी। वहीं दूसरी तरफ पूजा सास को मनाते हुए, ठीक है बहू, मैं ये सिर्फ तेरे कहने पर कर रही हूँ। वैसे मुझे पता है गुलाब तो उन्हें बहुत पसंद है। शायद इस बार हम ठीक से बात कर ले। दोनों बहू का प्लान काम कर जाता है और दोनों ही घर से बाहर एक दूसरे के लिए तोहफा लेने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कुसुम अपने भाई को अकेला जाने नहीं देती और खुद उसके साथ साड़ी लेने पहुंच जाती है, जहां दुकानदार अनेक साड़ियां दिखाता है और रामप्रसाद खुद अपनी पसंद की साड़ी पैक करवाता है। घर आकर शारदा दिखती नहीं है तो कमरे में ही साड़ी का डिब्बा रख देता है। यहाँ से ऑफिस चला जाता है। अरे भाभी, भैया ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है, इसे ले लीजिए। क्यों, खुद नहीं आ सकते थे? जरा देखूं तो। गिफ्ट खोलने पर शारदा देखती है कि साड़ी है जो उसे पसंद आ जाती है, लेकिन खुद ही देना होता तो साड़ी भी खुद पसंद करते, लेकिन मैं आपके लिए साड़ी पसंद करके लाई हूँ। अगर ऐसा है तो उन्हें ये वापस कर दो। कुसुम ये साड़ी अपने कमरे में ले जाती है और पीछे से शारदा के लिए गुलाब के फूल को तोड़ देती है। तब रामप्रसाद घर आकर बहन के कमरे में जाता है। अरे कुसुम, उसने मेरा तोहफा देखा था, क्या बोली? उन्होंने आपके तोहफे को फेंक दिया। देखो इतनी महंगी साड़ी की क्या हालत हो गई है। कितना भी कर लो, अब शारदा मेरा दिल ही तो खाती है। रामप्रसाद अपने कमरे में आराम करने जाता है तो गुलाब के टूटे हुए पंखुड़ी को देखकर शारदा के तकिए की तरफ रख देता है और छत पर बैठ जाता है। इतने में जब रसोई से शारदा आती है तो उसे गलतफहमी हो जाती है। अच्छा, तो इन्होंने मेरे गुलाब के फूल का जवाब ऐसे दिया है। ठीक है, मेरे मन में भी अब इनके लिए प्यार खत्म हो चुका है। तभी रामप्रसाद आकर, हाँ, ये तो मुझे बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं भी नहीं करता। मैं भी तुम्हारे लिए नहीं मर रही। दोनों एक दूसरे को पीठ दिखाकर लेट जाते हैं। समय गुजरता है, दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म नहीं होती। इस बात से बहू बेटे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अब तीनों बहू का शक मैं बदलते जा रहा था, लेकिन सबूत का इंतजार कर रही थी। इतने में एक दिन हड़बड़ी में कुसुम बाहर जाती है। अरे बुआ जी, कहाँ जा रही हो? काम से जा रही हूँ बहू, टोकते नहीं। एक बहू कुसुम के पीछे पीछे लग जाती है तो वहीं दूसरी बहू सास से पूछती है, माँ जी, बुआ जी हमारे घर में क्यों रहती है? अरे वो बहुत सालों से यही रहती है। उनके ससुराल वालों ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया है तो वो ये सब छोड़कर यहाँ रहने लग गई हैं। अच्छा। वहीं पूजा कुसुम का पीछा करती है, जहाँ वो एक मुंह छिपाई औरत से मिलती है। यकीन नहीं होता मधुशाला, जैसे तूने अपने घर में आग लगाकर प्रॉपर्टी अपने नाम की है, वैसे मेरा प्लान भी चल रहा और थोड़े दिनों में मैं अंजाम तक पहुंच जाऊंगी। अब आगे क्या करना है ये बता।
ये सब सुनते हुए पूजा रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन अब मधुशाला उसके कान में बहुत धीरे से प्लान बनाती है जिसे पूजा समझ नहीं पाती। लेकिन अब तीनों बहू कंफर्म हो चुकी थीं। इतनी टेंशन के बीच तीनों के पति नाराज होते हैं। पतियों के ना टाइम देने पर तो तीनों अपने पतियों के साथ मूवी देखने, शॉपिंग करने, घूमने चली जाती हैं। घर वापस आती हैं तो सास ससुर फिर लड़ते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों तो हमारे आदर्श हो। छोटी छोटी बातों पर प्लीज मत झगड़ा कीजिए। अरे बस बहुत हुआ, इस औरत के साथ मैं नहीं रह सकता, तलाक होकर ही रहेगा। हाँ, तो मुझे भी तुमसे तलाक चाहिए, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब देखकर कुसुम बहुत ज्यादा मुस्कुराती और भाई की फिक्र करते हुए कहती है, भैया आप डिवोर्स ले रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन भाभी डिवोर्स के साथ कहीं आपकी सारी प्रॉपर्टी ले गई तो, और बच्चों को भी भड़का रखा होगा उन्होंने। बेहतर होगा प्रॉपर्टी पेपर से भाभी का नाम हटवा दें, और अगर मैं आपको भरोसेमंद लग रही हूँ तो आप मेरा नाम भी लिखवा सकते हैं। तो सही कह रही है, ये ठीक रहेगा। इसके बाद मैं अपने बनवाए हुए कागज रख दूंगी। भैया मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप आराम करो। कुसुम खुशी से अपने कमरे में आ जाती है और तीनों बहू फिर से उस पर नजर रखते हुए मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करती हैं। कुसुम के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। शुरुआत तो मैंने तब कर दी थी जब इनके बच्चे छोटे छोटे थे, आज फल मिल रहा है। घर में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। शारदा गली के बाहर खड़ी होकर सब्जी ले रही थी कि नया पड़ोसी आते गाड़ियों से साइड करके बचाता है। शुक्रिया आपने मुझे बुला लिया, वरना मुझे लग जाती। इसी मौके का फायदा उठाकर कुसुम फोटो खींच लेती है और शाम को वो फोटो अपने भाई को अकेले में दिखाती है। भैया कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे, ये देखिए भाभी को आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा। वो इस नए पड़ोसी के साथ बहुत हंस रही थी, वो गिरी थी तो ये छू कर बचाया भी। लेकिन मेरी कसम आपको, आप भाभी से मेरा नाम लेकर कुछ नहीं कहेंगे। अगर उनका प्यार सच्चा होगा तो वो खुद आपको बता देंगी। यकीन नहीं होता मेरे पीठ पीछे शारदा ऐसा भी कर सकती है। ठीक है कुसुम, मैं उसको नहीं बोलूंगा, इंतजार करूंगा। ये सुनकर रामप्रसाद के दिल में दर्द होता है, लेकिन कसम की वजह से शारदा का इंतजार करता है, मगर वो कुछ नहीं रहती। वहीं थोड़े दिन में कुसुम अपनी भाभी के भी कान भर देती है। भाभी आपसे एक बात कहूँ, भैया अब आपको पहले जैसा प्यार नहीं करते। कल मैंने भैया को कहते सुना था वो बस खाली घर की जिम्मेदारी निभा रहे, उनके दिल से आप उतर चुकी हो। क्या पर क्यों, मैं उनसे बात करती हूँ। प्लीज भाभी, आपको मेरी कसम, आप उन्हें मत बताना कि मैं आपको उनकी अकेले की बात बता दी हूँ, वरना गुस्सा करेंगे। ठीक है। कुसुम ने दोनों के बीच में शक का बीज बो दिया, जिससे अब गलतफहमी होने वाली छोटी मोटी लड़ाई होने लग गई। एक फोटो और 2 कस्में, बस वही दिन था जब इनके रिश्ते में दरार पड़ गई। फिर तो मैंने हर साल थोड़ा थोड़ा जहर घोला और अब सारी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है। छी, बुआ अपने ही भैया भाभी के साथ ऐसा कर सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। हमें माँ जी पापा जी को रोकना होगा, अब यही रिकॉर्डिंग उनके सामने आएगी। घर के माहौल को देखकर तीनों बहू दोनों से बात नहीं कर पाती हैं। ऊपर से हमेशा कुसुम साथ रहती है। 2 दिन में प्रॉपर्टी कागज भी घर आ जाते हैं और दोनों डिवोर्स फाइल करने कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तब बहुएं, माँ जी पापा जी प्लीज, आप अलग हो जाएंगे तो हम तीनों बच्चों को कौन संभालेगा। प्लीज माँ जी पापा जी, ये अनर्थ मत होने दीजिए, हमें आपको कुछ बताना है। अब बहू मैं कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं हूँ। तुम्हारी माँ जी ने 25 साल पहले की बात मुझे आज तक नहीं बताई। अगर किसी को चाहती ही थी तो पहले ही बता देती। कौन से 25 साल पहले की बात? मैं किसी को नहीं चाहती, चाहते तो तुम होगे। जब ही तुम्हारा मुझ पर से प्यार खत्म हो गया और तुमने कहा कि तुम्हारे दिल से मैं उतर गई हूँ, सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुमसे बहुत प्यार किया है, झूठ मत बोलो अपनी गलती छुपाने के लिए। प्लीज आप दोनों अब यहाँ पर मत लड़ो, अब जो होने वाला है उस पर ही फोकस करो। बस कीजिए बुआ जी, शर्म नहीं आती आपको मम्मी पापा के बीच लड़ाई लगवाते हुए? सही कहते हैं, आप जैसी औरतें घर में सिर्फ आग लगा सकती हैं। बहू ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे आप लड़ाई करना बंद कीजिए और ये रहे डिवोर्स पेपर साइन कर दीजिए। अगर अपना बिगड़ा रिश्ता बचाना चाहते हैं तो देख लीजिए। दोनों इनकार कर देते हैं। तीनों बेटे परेशान थे। प्लीज माँ जी बात सुन लीजिए, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अब कुछ नहीं सुनना बहू। दोनों साइन करने जा ही रहे थे कि नेहा वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट कर देती है, जिसे सुनते ही रामप्रसाद और शारदा दंग रह जाते हैं। 1 फोटो और 2 कस्में, उसी दिन इनके रिश्ते में दरार डाल दी थी। अब डिवोर्स होगा और प्रॉपर्टी मेरी। घर वालों के साथ कोर्ट रूम में जज और बाकी के लोग भी हैरान थे। सब कुसुम को घूर रहे होते हैं। कुसुम ये क्या है? तूने मेरी बहन होकर घर में इतनी साजिश, और वो भी हम दोनों को डिवोर्स करने के लिए। और ये सब 25 साल की लड़ाइयां सब तुम्हारा खेल था, तुम्हें शर्म नहीं आती कुसुम?
तुम हम दोनों के बीच आ गई, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर। इतना जहर तो किसी नागिन में भी नहीं होता होगा जितना तुम्हारे मन में है। और यहाँ पर भी प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करवाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। नहीं 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 भाभी भैया, ये तो क्या बोलोगी बुआ कि ये सब झूठ है। हमने खुद आपको फोन पर बातें करते सुना था और उस औरत को भी देख लिया जिससे आप ये सब प्लानिंग करवा रही हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी है पापा जी हम पर, ये देखिए। दूसरी रिकॉर्डिंग देखकर रामप्रसाद टूट जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। इस बेशरम की वजह से मैं अपनी ही पत्नी से अलग होने जा रहा था, उसे पत्नी से जिसके साथ मैंने 30 साल पहले लव मैरिज की थी, और सब कुछ उस इंसान को देने वाला था जिसने हमें अलग किया। हमने एक दूसरे से सवाल नहीं किया और अपनी ही बहन की बातों पर भरोसा किया और तुमने ऐसा फायदा उठाया कुसुम। छी, आप हमारी मम्मी पापा को अलग करवाना चाहते थे। अब से हमारे घर पर रहने की और आने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे तुम गलत समझ रहे हो, अपनी बीवियों की बात मत सुनो, ये तो चाहती है मैं घर से निकल जाऊं। तभी शारदा एक चांटा मारती है। रामप्रसाद खड़े होते हैं, डिवोर्स और प्रॉपर्टी के कागज फाड़ देता है। वकील साहब, मैं ये डिवोर्स कैंसिल करना चाहता हूँ और ये प्रॉपर्टी के पेपर फाड़ दिए। और कुसुम, तो हमारे पूरे परिवार का तेरे से अब कोई रिश्ता नहीं है। तूने सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगाया है। तूने हमसे हमारे 25 साल छीन लिए कुसुम, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तेरी कभी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे चुड़ैल भी 7 घर छोड़कर टाका डालती है, लेकिन तूने तो अपने घर में ही ऐसा कर दिया। हो सके तो भैया भाभी मुझे माफ कर दीजिए। तेरी इस हरकत की कोई माफी भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, दफा हो जा यहाँ से। कुसुम सिर झुकाकर निकल जाती है। शारदा रामप्रसाद एक दूसरे को गले लगाते हैं। अजी क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? रामप्रसाद उसका हाथ थाम लेते हैं। हाँ, इस बार बिना कसमों के सिर्फ भरोसे के साथ तुम्हारा हाथ थाम रहा हूँ। क्यों, तुम तीनों ने हमारी मम्मी पापा को अलग होने से बचा लिया। बचाना तो था ही जी, क्योंकि हमें धीरे धीरे बुआ पर शक हो गया था। तो मम्मी जी पापा जी के बिगड़ते रिश्तों का राज तो खोलना ही था। अगर आज सच सामने ना आता तो ये घर टूट जाता। अरे तुम तीनों बहुओं ने बहू नहीं बेटी बनकर हमारा घर बचाया है। उसके लिए तुम तीनों को जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। चलो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। आप लोग अपने घर लौट जाइए, हमें औरों का भी डिवोर्स कराना है। जज साहब, आप सिर्फ डिवोर्स करवाते हैं या शादी भी? जतिन जी, बड़े भैया, दीदी, रोहित, कैसा रहेगा आज मम्मी पापा की कोर्ट मैरिज करवा दे तो? ये तो भाभी बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। हाँ, मैं शादी भी करवाता हूँ, पेपर्स रेडी करवाता हूँ। इतने में आप ब्रेक ले लीजिए और वरमाला भी ले आइए। फिर सब लोग कोर्ट रूम से बाहर आ जाते हैं। उनके कोर्ट मैरिज के पेपर तैयार होते हैं। दूसरी तरफ बेटे वरमाला खरीद कर ले आते हैं, जिसके बाद दोनों सास ससुर मैरिज पेपर पर साइन कर देते हैं और एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं। तीनों बहू उन पर फूल की बरसात करती हैं। अरे, ये मम्मी पापा की शादी हो गई। हमारे पापा जी, ये रही आप दोनों की घूमने की टिकट, ऋषिकेश और मसूरी की। एंजॉय कीजिए। इस तरह सास ससुर का रिश्ता मजबूत हो जाता है। वो घूमने निकल जाते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने रिश्ते में किसी तीसरे इंसान को बोलने मत दीजिए, वरना वो जीत जाता है और पति पत्नी हार जाते हैं।